लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। रूस से तेल खरीदने पर भारत को अमेरिका की 30 दिन की छूट, राहुल गांधी ने कहा कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति का शोषण। ईरान इजराइल जंग का 7वां दिन, तेहरान शिराज में धमाके, ईरान के मिसाइल हमलों से दहला इजराइल। और राजस्थान का बेटा बना यूपीएससी टॉपर, दूसरे स्थान पर मदुरई की राजेश्वरी, कुल 958 उम्मीदवार सफल। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिन की विशेष छूट दी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को यह स्पेशल लाइसेंस दिया है जो 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत ये अस्थायी फैसला किया गया है ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई स्थिर बनी रहे। इस लाइसेंस के तहत भारत सिर्फ वही रूसी कच्चा तेल खरीद सकेगा जो 5 मार्च तक जहाजों पर लोड होकर समुद्र में मौजूद है। इस पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट देने के अमेरिका के फैसले को कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति का शोषण करार दिया। एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल ने लिखा कि भारत की विदेश नीति जनता की सामूहिक इच्छा से निकलनी चाहिए, हमारे इतिहास, भूगोल और सत्य अहिंसा के आधार पर होनी चाहिए। जो हम आज देख रहे हैं वो नीति नहीं बल्कि शोषण है। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी तंज कसा और हिंदी में कविता जैसा पोस्ट किया कि ट्रंप का नया खेल, दिल्ली दोस्त को कहा पुतिन से ले सकते हो तेल, कब तक चलेगा ये अमेरिकी ब्लैकमेल। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने अमेरिका की इस छूट को ब्लैकमेल बताया और पूछा कि भारत की संप्रभुता कब तक ऐसी स्थिति में रहेगी। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि इस फैसले को राजनीति से जोड़ना गलत है, लेकिन जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो चिंता का विषय है। झा ने पूछा कि इस पूरे मामले पर भारत सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। तृणमूल कांग्रेस ने कई राज्यों में किए गए राज्यपालों के बड़े फेरबदल पर मोदी सरकार पर संवैधानिक संघवाद के प्रति अवमानना का आरोप लगाते हुए कहा है कि राजभवन अब भाजपा के वॉर रूम बन गए हैं। तृणमूल के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सरकारिया और पंची आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य सरकारों को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री से परामर्श और पैनल गठन शामिल हो, लेकिन केंद्र इसे नजरअंदाज कर रहा है। तृणमूल की राज्यसभा उपनेता सागरिका घोष ने इसे संघवाद का बेसिक ग्रामर बताया और कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की नियुक्ति, जहां वे एम.के. स्टालिन सरकार से लगातार टकराव में रहे, संघवाद का अपमान है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे पर हैरानी जताई और आरोप लगाया कि गृहमंत्री अमित शाह ने उन पर राजनीतिक दबाव डाला, जबकि कोई परामर्श नहीं किया गया। गौरतलब है कि उनका धरना कोलकाता के धर्मतल्ला मेट्रो चैनल पर एसआईआर के तहत मतदाता सूची से नाम कटने के खिलाफ जारी है, जहां वे खुद मौजूद हैं। खाड़ी में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग 7वें दिन भी जारी है। रात भर तेहरान में भारी बमबारी हुई। मिलिट्री अकादमी, रहने वाले इलाके, तेहरान यूनिवर्सिटी के पास और प्रेसिडेंशियल एरिया में बड़े धमाके दर्ज हुए। साथ ही शिराज में 20 मौतें और 30 घायल हुए। ईरानी रेड क्रिसेंट के अनुसार अब तक ईरान में 1332 लोग मारे गए हैं, जिनमें 181 बच्चे हैं। सबसे बड़ा हादसा मिनाब गर्ल्स स्कूल पर हुआ, जहां करीब 250 बच्चे मारे गए और कुल 3643 सिविलियन साइट्स क्षतिग्रस्त हुई। इनमें 3090 घर, 528 कमर्शियल सेंटर और 14 मेडिकल फैसिलिटीज शामिल हैं। लेबनान में इजरायली हमलों से 123 मौतें और 683 घायल हुए हैं, जबकि इजराइल में ईरानी मिसाइलों से 11-12 नागरिक मारे गए और सैकड़ों घायल हैं। अमेरिका के 6 सैनिक भी मरे हैं।
ईरान ने जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। उसने अत्याधुनिक खुर्रम शहर 4 मिसाइलों से तेल अवीव और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया। कतर के अल उदैद एयरबेस, बहरीन, सऊदी और कुवैत पर ड्रोन मिसाइल बरसाए। इनमें हालांकि ज्यादातर इंटरसेप्ट हुए, लेकिन कई ठिकानों पर खासा नुकसान हुआ है और अमेरिकी सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसके हमलों से इजराइल की एयर डिफेंस को भेदा गया और खाड़ी में अमेरिकी एसेट्स को नुकसान पहुंचा है। ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सईद खतीबजादे ने भारत और ईरान के बीच गहरे सभ्यतागत संबंधों पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों देश इंडो फारसी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा हैं और ईरान भारत संबंधों को बहुत महत्व दिया जाता है। रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे खतीबजादे ने मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इन सिद्धांतों पर हमला हुआ है जिसके खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। उन्होंने अमेरिका पर तीखा हमला बोला कि उन्होंने एक देश के प्रमुख की हत्या कर दी है, जो अगर सामान्य हो गया तो कोई भी देश सामान्य राजनयिक संबंध नहीं रख पाएगा। ईरान इस अस्तित्व की जंग में आखिरी गोली तक प्रतिरोध करेगा। उन्होंने जोर दिया कि ईरान खाड़ी में जिम्मेदार ताकत है और होर्मुज जलडमरू मध्य बंद नहीं किया गया है। अमेरिका इजराइल की आक्रामकता के बावजूद संवाद से ही संप्रभुता का सम्मान संभव है। दिल्ली में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के निधन पर दुख जताया। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस की ओर से उन्होंने और सलमान खुर्शीद ने मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस संदेश में ईरान के लोगों की कुर्बानी को याद करते हुए ये बात कही गई है कि ऐसी कुर्बानी को कभी बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। खेड़ा ने कहा कि हर समाज और देश को इन बलिदानों से सीख लेनी चाहिए। केरल के इडुक्की में मेरियन कॉलेज कुट्टिकनम के छात्रों को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत की एआई क्षमता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक दौड़ में फिलहाल सिर्फ 2 बड़े खिलाड़ी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, और भारत अभी इस मुकाबले में बड़ा प्लेयर नहीं है। रोबोटिक्स, एआई और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भारत इन दोनों देशों से काफी पीछे है। राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि अगर किसी देश को एआई में ताकतवर बनना है तो उसे अपने डेटा पर नियंत्रण रखना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल में प्रधानमंत्री की अमेरिका से हुई डील के चलते भारत का डेटा यूनाइटेड स्टेट्स को सौंप दिया गया है, जिससे देश की एआई क्षमता को नुकसान पहुंच सकता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कल कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास होने वाला है। इसकी शुरुआत उनकी कांग्रेस सरकार ने की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी ने कोटा में जनसभा के दौरान एयरपोर्ट बनाने का वादा किया था, जिसे पूरा करने के लिए 2021 में 1250 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित की गई। 2022 में बिजली लाइनों को शिफ्ट करने के लिए 120 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। गहलोत ने केंद्र सरकार पर देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि लेट लतीफी के कारण प्रोजेक्ट 4 साल अटका रहा। अब उम्मीद है कि शिलान्यास के बाद काम तेजी से और गुणवत्ता के साथ पूरा होगा। उन्होंने चंबल रिवर प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार से इसकी उपेक्षा नहीं करने, रखरखाव करने और पर्यटन बढ़ाने की अपील की, ताकि एयरपोर्ट का लाभ हाड़ौती क्षेत्र को मिल सके। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के अनुज अग्निहोत्री ने इतिहास रच दिया है। संघ लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में कुल 958 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। इनमें 180 उम्मीदवार आईएएस, 55 आईएफएस और 150 आईपीएस के लिए चुने गए हैं। टॉपर अनुज अग्निहोत्री पहले भी 2 बार यूपीएससी परीक्षा पास कर चुके हैं और 2023 में उन्हें दिल्ली में एसडीएम पद मिला था। वहीं दूसरे स्थान पर तमिलनाडु के मदुरई की राजेश्वरी सुवे रहीं। हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले एकांश ढुल ने तीसरी रैंक हासिल की है। ओडिशा के पारादीप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि आज इफ्को कई देशों में उर्वरकों का निर्यात कर रहा है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इफ्को से देश भर की लगभग 36,000 सहकारी समितियां जुड़ी हैं और करीब 5 करोड़ किसान इसके सदस्य हैं। ऐसे में इफ्को जो भी कमाई करता है, उसका सीधा लाभ इन करोड़ों किसानों तक पहुंचता है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।